30 सितंबर 2022 के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आई एम प्रशांत मावानी, दिस इज क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडिया चाइना के बारे में बात करेंगे, हमारे देश के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखेंगे, फ्रीबीज के बारे में बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है तो उसके राइट रास्ते क्या है, तरीका क्या है, और बेंगलुरु फ्लड एंड फ्यूचर, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्टार्टिंग होता है बेंगलुरु फ्लड से, फिर जैसे कोई सस्पेंस फिल्म होती है अचानक से इसमें टर्न आ जाता है और ये पूरा करप्शन के ऊपर डिस्कशन जो है वो चला जाता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। विल टॉक अबाउट इट एज वेल इन डिटेल। तो लेट्स स्टार्ट वन ऑफ द बेस्ट द हिंदू एनालिसिस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। डू यू एग्री विथ इट? थैंक यू। पहला जो हमारा टॉपिक है, कीप अप प्रेशर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, पता है कौन है? इनका नाम है सन वेदोंग। सन वेदोंग इज चाइनाज एम्बेसडर टू इंडिया। ये चाइनीज राजदूत हैं जिनकी पोस्टिंग हमारे देश भारत में की गई है। अब इनका स्टेटमेंट जो आया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जब हम LAC की बात करते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट, अभी ये LAC पर जो इश्यू चल रहा है, तो इसकी जब बात करते हैं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बॉर्डर, बॉर्डर इज नॉट द राइट वर्ड, वी कैन ओनली यूज द वर्ड LAC व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना। उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि बॉर्डर ये होती है कि दोनों देशों ने एग्री किया है कि ये लाइन है, राइट। लेकिन LAC जो है, इसमें दोनों देश जो है वो एग्री नहीं कर रहे। कोई कह रहा है कि ये वाला हिस्सा हमारा है, ये वाला हिस्सा हमारा है, तो जिसका जहाँ पर कंट्रोल है वहीं पर एक प्रकार की बॉर्डर बन गई। ये टेम्पररी सेटअप है। ओके, तो दिस इज LAC। बहुत ही ब्रीफली मैंने इसको डिफाइन किया। ओके, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, LAC और ये बॉर्डर, अगेन बॉर्डर नहीं, LAC वाला जो इश्यू है, इस पर उन्होंने ये कहा कि दोनों देश जो हैं, दे आर स्विचिंग टू नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सन वेदोंग ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस साल दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्राइज हैं ये पॉजिटिव मोमेंटम में रहें, अच्छी दिशा में रहें। तो क्या ये सच बता रहे हैं? इज़ इट रियली ट्रू? क्या ऐसा हुआ है? क्या चाइना और भारत के बीच में रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं? द आंसर इज़ नो। उनका जो स्टेटमेंट यहाँ पर आया है दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ये क्यों गलत है इसको भी हम समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज भी हमारे देश की बात करें, चाइना की बात करें, तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रूप डिसएंगेजमेंट है ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अगर प्रॉपर ट्रूप यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके बीच में जो एक एंगेजमेंट हो गया है और जो आमने सामने हम खड़े हैं, तो ये डिसएंगेजमेंट जो है वो आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इट रिमेन्स इनकम्प्लीट। और यहाँ पर आपके लिए आता है पहला प्रश्न। बताइए कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर भारत और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो हो चुकी है, और कितनी जगहों पर अभी डिसएंगेजमेंट जो है वो करना बाकी है, राइट। रिसर्च कीजिए, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, कहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो गया है, कहाँ पर बाकी हैं। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ईच एंड एवरी वन। खास करके वे सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं, जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दिस थिंग एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। आई गो थ्रू योर आंसर्स। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आंसर्स को देखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आपको बताया जाता है, मैं पर्सनली देखता हूँ। और मुझे लोगों के अब नाम भी पता चलने लगे हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली आंसर जो है वो पोस्ट करते हैं, वो मेहनत करते हैं। बट एनीवे, तो दिस इज़ वन थिंग। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव दिशा में दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो नहीं जा रहे। दूसरी चीज़, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म के बारे में बात होती है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, तब चाइना क्या करता है? चाइना अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बचा लेता है। और पाकिस्तान जो है वो जिस प्रकार से कहते हैं ना कि भारत को कंटिन्यूस एक प्रॉक्सी वॉर में बिजी रखना चाहता है, तो ये चीज़ें भी हो रही। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में? नॉट एट ऑल। द आंसर इज़ नो। अब प्रश्न ये भी उठता है कि चाइना ऐसा क्यों करा? क्या चाइना कोई गेम खेल रहा है? स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मार्च 2022 में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यांग यी भारत की यात्रा पर आए, और तब से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक सटल ओवरच्योर्स यानी कि वो मार्च 2022 से चाइना क्या कर रहा है? चाइना भारत को
कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे करके जो है वो हमें ऐसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, हमें पॉजिटिव एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में ऐसे बड़े बड़े वादे और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी आप देखिए कि एक ऑफिस, उनके जो एम्बेसडर हैं उनका ये स्टेटमेंट आता है। यू कैन इमेजिन कि किस प्रकार की गेम्स जो हैं वो खेलते होंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, मीन्स ऐसी गेम ये खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है, इसके पीछे भी दो रीजंस है। नंबर वन रीज़न जो है वो ये है कि एक तो ऐसा हो सकता है कि चाइना का जो नियर टर्म ऑब्जेक्टिव है LAC पर, ये शायद उन्होंने अचीव कर लिया हो, राइट। ये अचीव कर लिया हो मीन्स उनको क्या करना था कि LAC जो है उस पर इश्यू क्रिएट करके इंडिया जो है उसको थोड़ा बिजी रखना था। इसके साथ साथ जो डिसएंगेजमेंट के बफर जोन्स जहाँ पर क्रिएट हुए हैं, तो ये सारे के सारे इंडियन साइड में हुए हैं। आपको याद होगा मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि चाइना क्या करेगा कि ये मान लीजिए कि हमारा देश भारत है और लेट्स से ये चाइना है, राइट। तो चाइना प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करेगा वो यहाँ पर आकर क्रिएट करेगा, ये वाले रीजन में आकर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। तो आपके इट्स लाइक कि आपकी ज़मीन है, मान लीजिए कि ये आपकी खेती की ज़मीन है, राइट। इंडिया चाइना भूल जाइए, लेट्स से ये आप A हैं और B हैं, खेती बाड़ी की ज़मीन है आपकी। अब ये B जो है वो क्या करेगा, ये यहाँ पर तो सारी चीज़ें उगा रहा है, वो आपकी जो फार्मलैंड है वहाँ पर भी आकर अपने क्रॉप्स जो हैं वो उगा लेगा। फिर आप कहेंगे कि यार ये आप क्या करो, ये तो मेरी ज़मीन है, तो बोलेंगे कि नहीं आप कागज़ दिखाइए। फिर कागज़ दिखाएगा, फिर कहेगा कि मेरे कागज़ में ये हैं वो हैं, ऐसा ऐसा करके पूरी सीज़न जो है वो चली जाएगी और कहेगा कि चलो ठीक है। इवेंचुअली क्या करेगा कि अगर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा तो वो करेगा ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लेट्स से ग्राउंड नट उगाए थे, राइट। तो ये ग्राउंड नट जो है वो जब रेडी हो जाएंगे तो मैं हटा दूंगा, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है उसका कब्ज़ा मैं आपको सौंप दूंगा। तो प्रॉब्लम तो आपके घर में उसने किया ना, प्रॉब्लम तो आपकी ज़मीन पर उसने क्रिएट किया। तो ये स्ट्रेटेजी रहती है चाइना की। तो जितने भी डिसएंगेजमेंट बफर जोन्स रहे हैं वो इंडियन साइड में रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। ये जो LAC के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या होगा कि फ्यूचर में अगर लेट्स से इस प्रकार की सिचुएशन होगी तो वो फटाफट बड़े बड़े अपने ट्रक्स, बड़ी मिसाइल्स, ट्रेन के माध्यम से टैंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फटाफट डिप्लॉय कर पाएगा। हम उतने स्पीडी नहीं हैं कंपेयर टू चाइना, तो हमारे यहाँ पर हमेशा हमको ज़्यादा तकलीफ होगी। उन्होंने तो अपना ये एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया। दूसरी चीज़ आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया ना कि चाइना जो है उसके साथ तो हमारा इश्यू चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भी कॉन्स्टेंटली एक तरफ से लगा रहता है। तो आप समझ लीजिए कि हमें एक साथ दो ऐसे दुश्मन देश जो हैं उनका सामना करना, और कई बार इसको कहते हैं टू फ्रंट, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है टू फ्रंट वॉर, कि अगर युद्ध होगा, लेट्स से भगवान ना करे हो, डर नहीं रहे हैं लेकिन हकीकत पता है युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। अगर चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान जो है ये मौका ऐसे छोड़ेगा नहीं, वो भी हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तो ये टू फ्रंट, दोनों तरफ से भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये गेम जो है वो खेलना सिर्फ चाइना को ही आता है? हम क्या बेवकूफ़ हैं? नो, हमें भी पता है। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना मीठी मीठी बातें इसलिए करने लगा हो क्योंकि USA का प्रेशर जो है वो चाइना पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट। ईस्ट एशिया की बात करें, पूर्वी एशिया में ताइवान है, और ताइवान को लेकर USA जो हैं वो काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी सीरियस हैं। इसीलिए जो नैन्सी पेलोसी की विज़िट हुई, उसके बाद कुछ विज़िट्स हुई, चाइना बहुत नाराज़ हो गया, लेकिन USA ने अपनी विज़िट्स जो है वो बंद नहीं की। तो यहाँ पर लेट्स से चाइना है, तो चाइना के एक तरफ यहाँ पर ताइवान है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया है। तो चाइना को भी दो जगह से यहाँ पर USA आप समझ लीजिए आ गया, तो वो भी दो जगहों से ऐसे टू फ्रंट सिचुएशन में भी आ सकता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि चाइना जो है वो इंडिया को फ़िलहाल न्यूट्रल रखना चाहे। और चाइना की हमेशा से ये पुरानी एक आदत रही है, जब वो खुद प्रेशर में रहता है तो दलेर मेहंदी का गाना गाने लगता है, मैं डर दी रब रब कर दी, कि जब डर लगता है तो ऊपर वाले का नाम लेने लगता है इंसान। तो वैसे ही है कि जब वो प्रेशर में होता है चाइना तो कोऑपरेशन की बात करता है, और जैसे ही प्रेशर हट जाता है तो फिर से वो एटीट्यूड, वो एग्रेशन जो है वो दिखाने लगता है।
भारत की पोजीशन क्लियर है, भारत ने क्लियरली बता दिया है कि अगर आप एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे, राइट, तो टाइज जो है, बिजनेस जो है, या फिर जो हमारे रिलेशनशिप हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं होंगे। रिलेशनशिप को नॉर्मल करना है तो बॉर्डर रीजन को, एलएसी वाले रीजन को नॉर्मल कीजिए, उसके बाद रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ भारत को चाइना पर प्रेशर भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, राइट। हमें यूएसए के साथ टीम अप होकर चाइना पर अच्छा सा प्रेशर जो है वो क्रिएट करना चाहिए। इसको धीरे धीरे जहाँ पर भी पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और इसी के साथ जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, तो उनके साथ एक मुलाकात होने वाली है यूएसए की। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी कैन जॉइन दिस मीटिंग, राइट। तो दूसरे रीजन में बेसिकली इंडो पैसिफिक में इंडिया की रीच जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और चाइना पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इसी के साथ साथ एलएसी के इर्द गिर्द वाला एरिया जो है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है। सी द पॉइंट को इसको पढ़िए, बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द एलएसी। सिर्फ कोई एक जगह पर नहीं, पूरी जो एलएसी है, पूरी एलएसी पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। अब यूएसए और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, इसके मैप को देख लेंगे। तो यहाँ पर एक समिट होने वाली है, यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट। और इस समिट में हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब जो हैं, उनकी मुलाकात होगी पापुआ न्यू गिनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड इज़ इंडिया और फिजी के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बात की थी। ऑस्ट्रेलिया पर एक वीडियो बनाया था मैंने, राइट, विच इज़ अवेलेबल। मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो हैं वो मित्र देश नहीं हैं, और क्यों नहीं है उसके बारे में जब मैंने बात की थी तो कुछ रीजंस दिए थे, तब मैंने फिजी का नाम भी लिया था। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर आई बटन को क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, राइट। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिजी वाली बात क्या थी वो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा उसी वीडियो में। अब देख लेते हैं, ये देखिए, ये सारे जो देश हैं, ये पूरा रीजन देख सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते होंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं। तो ये सारे आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। अब इसको थोड़ा जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। ये है किरिबाती। ये ऐसा मैप है जो हर रोज़ या फिर बहुत बार ये न्यूज़ में नहीं रहते हैं, राइट। ये फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है। तो ये सारे देशों के बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा। सोलोमन आइलैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, किरिबाती हैं, राइट। फिर ये रहा पापुआ न्यू गिनी, एज यू कैन सी, राइट। ये फिजी रहा, राइट, एट द सेंटर ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी फिजी, राइट। तो ये सारे आइलैंड कंट्रीज है। यहाँ पर थोड़े ऊपर जाएंगे तो यू विल फाइंड हवाईयन आइलैंड्स हैं, यहाँ पर होनोलुलु, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मार्शल आइलैंड्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और तो बड़े बड़े आइलैंड्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं। वानुआतू एंड तुवालू यहाँ पर है। फ्रेंच पोलिनेशिया, राइट, फ्रेंच आइलैंड्स यहाँ पर हैं। फिर ये आप देख सकते हैं पिटकेन आइलैंड्स, ये यूके के आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से ये यूके और ये सारे देश जो हैं, यूके, फ्रांस, वो इंडो पैसिफिक के इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि फ्रांस जो है तो उनके इंडियन ओशियन में भी आइलैंड्स हैं। यहाँ पर भी आपने देखे यूके के आइलैंड्स इंडियन ओशियन में भी हैं, पैसिफिक ओशियन में भी हैं। तो दिस आर द रीजंस, राइट। तो ये कुछ मैप्स हैं। आप किरिबाती की बात अगर मैं करूँ तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है पता है, ये सारे जो पैसिफिक आइलैंड देश हैं, तो धीरे धीरे चाइना जो है वो इन देशों को अपनी तरफ खींच रहा है। फॉर एग्जांपल, हाल ही में जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है तो उसमें से किरिबाती जो है वो निकल गया, क्योंकि चाइना ने किरिबाती को कहा कि आप निकल जाइए। तो ज़्यादातर ये देश जो हैं उनके रिलेशनशिप यूएसए के साथ रीजनेबली ओके हैं, लेकिन अब चाइना जो है वो धीरे धीरे इन सारे देशों को यूएसए की तरफ से खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये चाइना की एक स्ट्रेटजी है। तो इस स्ट्रेटजी में हम यूएसए और इंडिया जो है वो मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि चाइना जो है वो नाकाम रहे और चाइना पर पूरा प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो ये था आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने विस्तार से समझ लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इवॉल्विंग चेयर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो थंबनेल देख सकते हैं आप, राइट, कल मैंने ये वीडियो बनाया था
आई बटन को क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो जो है वो इसमें है। और मैंने बताया था कि ये वीडियो जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर वीडियो है। इसमें मैंने उनकी बायो को कवर किया है, फिर थिएटर कमांड क्या होता है वो भी मैंने समझाया है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो समझाई है। बायो की बात करें तो जो हमारे अनिल चौहान, सीडीएस अनिल चौहान साहब जो हैं, तो उनके मास्क के कलेक्शन को हमने, व्हाट इज़ मास्क कलेक्शन, वो भी आप तो देख लीजिएगा ये वीडियो, राइट। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, अभी तो मैंने क्वान्टिटी बढ़ा दी है, और आप इसको देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड आई एम श्योर ये वीडियोज़ जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन पर ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, राइट। ज़्यादातर 95% ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जनरल नॉलेज के लिए बना लिया कोई वीडियो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वरना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट। और ऐसे बनाए जाते हैं ये वीडियोज़ कि कोई अगर एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, इन जनरल आप क्यूरियस व्यक्ति हैं, राइट, आपको चीज़ों को जानने का शौक़ है, आपको मज़ा आता है, तो भी आपको ये सारे वीडियोज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। टू द पॉइंट, लेजिट, वेल रिसर्च्ड कंटेंट जो है, टॉप क्वालिटी का कंटेंट बेस्ट तरीके से प्रेजेंट जो है वो करने की कोशिश हमेशा मेरी रहती है। तो देखिएगा इस वीडियो को। ओके, तो हमारे देश को सेकंड सीडीएस मिल चुके हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आज से हम इनको सीडीएस अनिल चौहान साहब के नाम से जानेंगे, एंड ही इज़ द सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनकी अपॉइंटमेंट जो हैं वो जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक, या फिर अपॉइंटमेंट इज अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, राइट, कि जब तक सरकार चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, तब तक वो सीडीएस के तौर पर। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि अपॉइंटमेंट जो इनकी है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या फिर जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हैं वो मिलकर इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं सीडीएस की? बताइए। ये आपके लिए एक प्रश्न है, सोचिएगा इसके बारे में। बहुत सारे, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको ये चीज़ जो है इजीली आप आंसर दे पाएंगे, बट सोचिए इसके बारे में। अपॉइंटमेंट इज अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ऑफ कोर्स मीन्स जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है, वही नाम फाइनलाइज है। लेकिन ऑफिशियली अपॉइंटमेंट जो है वो किन के द्वारा होती है, सोचिएगा इसके बारे में। ओके, मेन जॉब क्या रहेगी सीडीएस की? ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को ट्रांसफॉर्म करना, रीऑर्गेनाइज करना, ये उनका मेन काम रहेगा। मैं बहुत ही ब्रीफ जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना लिया है। ब्रिंग इन सिनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि 1+1 = 2। ये मैथ्स की दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन सिनर्जी की बात करें, जब दो लोग मिलते हैं, जो दोनों अच्छी क्वालिटी वाले लोग मिलते हैं, तो 1+1 2 नहीं, 1+1 3 हो जाता है। अगेन ये फैमिली प्लानिंग की बात नहीं हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट टीम। आप देखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी टीम होती है, 4-5 लोग होते हैं, लेकिन ये 4-5 लोग जो होते हैं ये बहुत सारे लोगों को हरा देते हैं। बड़ी बड़ी टीम जो है वो इनका मुकाबला नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये 4-5 लोग जो हैं इनके बीच में सिनर्जी है। ये जब अकेले अकेले होते हैं तो वैसे अपने अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन जब ये 4-5 लोग मिलकर एक टीम बन जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये है सिनर्जी। तो ये सिनर्जी क्रिएट करना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्रिएट करना, 4 थिएटर कमांड्स क्रिएट करने की बात है। और ये थिएटर कमांड्स क्रिएट करने के लिए जो मिलिट्री लीडर्स हैं, यानी कि आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ जो हैं, तो उन लीडर्स के सपोर्ट के बिना जो हैं ये थिएटराइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो उनका विश्वास जीतना, उनको कन्विंस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो भी सीडीएस को करनी पड़ेगी। बिग चैलेंजेस इन 2019, राइट, बड़े बड़े बिग चेंजेस, सॉरी नॉट चैलेंजेस, बिग चेंजेस इन 2019। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है इसको क्रिएट किया गया। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, वो भी मैंने समझाया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा दी है। मोर क्लैरिटी इज नीडेड ऑन व्हाट वी नीड मोर क्लैरिटी, कि सीडीएस जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका जो हमारी 3 सर्विसेज के जो चीफ्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप क्या होगा, इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ कोई ऑपरेशनल रोल रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ रही, तो इसमें सीडीएस का काम क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों पर और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है।
बट सो फार ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इनकॉन्ग्रुइटी, पायोनियर का ये आर्टिकल है. सरकार फ्रीबीज के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई. ये केजरीवाल और बीजेपी के बीच में, या फिर आप और बीजेपी के बीच में ये ट्रेंडिंग टॉपिक था. आई एम श्योर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि केजरीवाल कुछ कह रहे थे, मोदी साहब कुछ कह रहे थे. तो फ्रीबीज पर पीएम मोदी साहब ने भी मना किया कि फ्रीबीज ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, इट इज़ बैड एक्सेट्रा, राइट. और मैंने भी आपको एक प्रश्न पूछा था, आपको मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने प्रश्न पूछा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रीबीज में काउंट होती हैं, राइट. और मैंने ये पूछा था कि क्या ये एजुकेशन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीबीज का पार्ट है या नहीं है. ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था. बट एनीवे, आपने आंसर भी दिया था. लेकिन आज हम उस क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. अब ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब इसको 3 महीनों का एक्सटेंशन मिला है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022, ये 3 महीनों के लिए इस पर्टिकुलर योजना को एक्सटेंड किया गया है. और मज़े की बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं थे. फाइनेंस मिनिस्टर रेजिस्टेंट थे, मीन्स वो खुश नहीं थे. उनका कहना था कि एक तरफ दूसरे चैलेंजेस चल रहे हैं और ऊपर से हम इसको फ्री में देंगे. तो फिनमिन वॉज नॉट ओके विद दिस PMGKAY. अब इसकी शुरुआत कब से हुई है? जब से फर्स्ट वेव आई कोविड-19 की, तब से ये चीज़ जो है, ये स्कीम जो है वो चल रही है. और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खाने पीने की चीज़ है. इसमें ऐसा है कि पर पर्सन पर मंथ आपको 5 किलो फूड ग्रेन जो है वो फ्री में दिए जाते हैं. एंड इट इज़ अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब इस PMGKAY का टोटल खर्च अभी तक का कितना हुआ पता है? 3.45 लाख करोड़ रुपीस. और ये 3 महीनों का एक्सटेंशन जो है इसका कॉस्ट होगा 44,762 करोड़ रुपीस. अब जब फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव के टाइम पर इट वाज ओके. आज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है. एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, इजंट इट? हर कोई जो है वो बैक टू नॉर्मल अब होने लगा है. हमारा जीवन हो गया है, इनफैक्ट, राइट, बैक टू नॉर्मल ही हो गया है. तो अब इसके एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है? अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हैं तो अब इसको एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन सरकार का रीज़न देखिए. सरकार ने ये कहा है कि अभी बड़े बड़े फेस्टिवल्स जो हैं वो आ रहे हैं. नवरात्रि, दशहरा, मिलाद उद नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक देव जयंती, क्रिसमस. तो ये सारे फेस्टिवल के टाइम पर लोग जो हैं फेस्टिवल को और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके, इस वजह से सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है. ये कोई रीज़न नहीं है ऐसी स्कीम्स को एक्सटेंड करने का, राइट. फेस्टिवल्स तो हर साल आते जाते रहते हैं, राइट. और ये खर्च जो हैं, कितना खर्च होगा हमने देखा, 44,000 करोड़ रुपीस का खर्च होगा. तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अभी सरकार का काम जो है वो ये है कि गवर्नेंस को मेंटेन करें. दिस इज़ द मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट. फेस्टिवल्स, लोग फेस्टिवल में सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बराबर हैं. लेकिन फिर सरकार इतनी माइक्रो लेवल से सोचने लगे और इसके लिए 44,000 इतनी खुश है सरकार, ये पैसे बांट भी देंगे लोगों में तो लोग और ज़्यादा खुश होकर फेस्टिवल मनाएंगे. लेकिन यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है, दिस रीज़न इज़ नॉट, मीन्स डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यू नो. और फाइनेंस मिनिस्टर की जो चिंता थी वो बराबर थी कि रशिया यूक्रेन वॉर की इम्पैक्ट, राइट. ऊपर से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई और दूसरी सब्सिडीज़ जो हैं ये भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं. और सबसे बड़ी उनकी चिंता जो है वो ये है कि ऐसी स्कीम्स जो होती हैं, PMGKAY जैसी स्कीम, तो इसको लॉन्च किया जाता है टेम्पररी बेसिस पर, लेकिन धीरे धीरे ये आदत का पार्ट बन जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब ये एक इनडिफाइनाइट कंटिन्यूएशन या फिर एक परमानेंट स्कीम बन जाती है. तो लेट्स होप कि ये PMGKAY जो है ये परमानेंट स्कीम ना बने, इसको और एक एक्सटेंशन ना मिले. और फ्रीबीज़ को लेकर सरकार जो कह रही है तो सरकार उसको फॉलो करे. लेट्स होप. द की टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पायोनियर का आर्टिकल है. दोस्तों, हमारे देश में चीताज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट. अफ्रीका से हम हमारे देश में चीता को लेकर आए और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि चलो चीता को एक नया घर भी मिल जाएगा. दिस इज़ वन रीज़न. भारत को भी चीता मिल जाएगा. नंबर 2. नंबर 3 ये है कि जो हमारे देश के ग्रास लैंड्स हैं, जो घास वाले बड़े बड़े मैदान हैं, राइट. तो ये घास वाले मैदान जो हैं
इनको एक लंबे समय से निगलेक्ट किया गया, और चीता यहाँ पर आ जाएंगे तो ये फिर से खिल उठेंगे। लेकिन कंजर्वेशनिस्ट्स को अगर आप पूछें तो उनका आइडिया ये नहीं है। उनका कहना ये है कि ये आइडिया जो है ये इससे कोई मीन्स इतना कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। उनका कहना यह है कि इट विल ऑल्सो नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन प्रोटेक्टिंग ग्रासलैंड्स एंड ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हमारे देश में जो ग्रासलैंड्स हैं, जो ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैं, आई एम श्योर आपको इतना पता होगा कि जो शेर हैं, लायन जो हैं, वो भी ग्रासलैंड में रहता है। लेकिन हमारे एशियाटिक लायन जो है वो एक ऐसे डेसिडियस फॉरेस्ट में रह रहे हैं। डेसिडियस और एरिड टाइप का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर रहते हैं। सासणगीर का जो फॉरेस्ट है गुजरात में, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, बहुत सारे शेर भी देखे। तो एशियाटिक लायन अलग है, बाकी अफ्रीकन लायंस जो हैं वो बड़े बड़े खुले मैदानों में रहते हैं। सेम थिंग गोज विथ चीता। चीता जो है उनको भी ग्रासलैंड वाले, क्योंकि उनको टॉप स्पीड अचीव करनी पड़ती है। क्लियरली दिखता है ना हमें चीता, लेकिन आप उतना क्लियरली आपको टाइगर या फिर लेपर्ड के शिकार जो हैं वो उतने क्लियरली देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़े घने जंगलों में रहते हैं। तो हमारे देश में जो ग्रासलैंड्स हैं और ये ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो कंजर्वेशनिस्ट जैसे कि रवि छेलम हैं, जो एक कंजर्वेशनिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि इससे भी क्विकर और इससे भी एक एफिशिएंट तरीका है। तरीका ये है कि आप ये जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं उनको वेस्ट लैंड्स के तौर पर कैटेगराइज करना जो है वो बंद कर दीजिए। ये सरकार ही करती है। सरकार अगर अपना जो वेस्ट लैंड एटलास है भारत का, उसमें से ये कुछ ग्रासलैंड को डिलीट कर दे तो अपने आप ये पहला कदम होगा। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चीता को इंट्रोड्यूस कर दिया, चलो अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है। वी आर नॉट सेइंग कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, अच्छा प्रयास है, सरकार कोशिश कर रही है, गुड, चलो गुड है। लेकिन इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू मेक ए चेंज तो आपको हर एक होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि जो वेस्ट लैंड एटलास हैं तो उसमें से आप ग्रास लैंड को हटा दीजिए। जब तक ये नहीं करेंगे आप 50 या 100 चीते लेकर आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रवि छेलम ये भी कहते हैं कि एक और फोकस्ड तरीके से हमें कंजर्वेशन प्लान जो हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वैसे ही एक प्रेरणा बिंद्रा हैं, ऑथर हैं, और जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है तो उनके फॉर्मर मेंबर भी हैं प्रेरणा बिंद्रा। और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये लेदरबैक सी टर्टल है। इसका नाम लेदरबैक इसलिए है क्योंकि जैसे नॉर्मल टर्टल्स जो होते हैं उनका एक हार्ड शेल्फ होता है, राइट, हार्ड टॉप होता है, तो वैसा इसका नहीं होता, इसका एक रबर टाइप होता है। अब लेदरबैक सी टर्टल जो है उनका जो एक बहुत ही आइकॉनिक नेस्टिंग ग्राउंड जो है दैट इज़ गालाथिया नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें यह हुआ कि इसको 2021 में डी नोटिफाई किया गया इसको। ये ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर आया हुआ गालाथिया नेशनल पार्क। अब लेदरबैक टर्टल्स जो होते हैं उनके साथ जुड़े हुए कुछ आप फैक्ट समझ लीजिए। पहला तो ये इनके नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स हैं। ये एकमात्र ऐसी स्पीसीज़ है टर्टल्स की जिनके पीछे स्केल्स और हार्ड शेल नहीं होता है। हार्ड शेल वाला टॉपिक मैंने अभी वो पॉइंट बता दिया। और दूसरी चीज़, इनकी जो स्किन होती है ये बहुत ही टफ और रबर टाइप स्किन होती है। इसकी वजह से इनका नाम जो है वो लेदरबैक नाम पड़ा है इनका। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि ये डायनासोर के समय से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो ये हमसे भी पुराने हैं। हम तो इंसान बाद में आए, ये तो हमसे भी पुराने हैं। तो इतने पुराने स्पीसीज़ जो हैं इनकी क्वांटिटी जो है वो ड्रॉप हो रही है, इनकी पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है। और ये माइग्रेटरी हैं, राइट, कुछ 10,000 माइल ट्रैवल करते हैं हर साल। और इनका फॉरेजिंग ग्राउंड अलग रहता है, फॉरेजिंग यानी कि खाना पीना ये सारी चीज़ें, और नेस्टिंग ग्राउंड जो है वो अलग रहता है। तो नेस्टिंग के लिए वो यहाँ पर आते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और अब आप उसको डी नोटिफाई कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये 10,000 माइल्स तैर कर ये जब टर्टल्स यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि उनका नेस्टिंग ग्राउंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अंडे नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा? इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाएगी और ये स्पीसीज़ जो है वो विलुप्त हो जाएगी। और बात हो रही है कि हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो एक स्पीसीज जो विजिबल है उसको कंजर्व करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये गालाथिया को जब 2021 में डी नोटिफाई किया गया तब ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या कर रहा था?
इसने कुछ नहीं कहा। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, राइट। और इसका लक्ष्य ये होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया है ताकि ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। वाइल्ड लाइफ हो, सेंचुरीज हो, पार्क्स हो, इनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये NBWL का होता है। उषा राय हिमाचल प्रदेश की एक अवार्ड विनिंग वेटरन जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टोरीज़ उन्होंने लिखी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डी नोटिफाई होने वाली थी। सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पर सेटअप होने वाली थी, लेकिन ये सीमेंट फैक्ट्री का प्लान जो है वो चौपट हो गया, क्योंकि उषा राय जैसी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये चीज़ें रिपोर्ट की। इतना ही नहीं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि एक समीर थापर नाम का एक व्यक्ति है जो JCT मिल्स का ऑनर है। पता है ये व्यक्ति क्या करता था? ये हेलीकॉप्टर में जाता था जिम कॉर्बेट पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाता था, और हेलीकॉप्टर से वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है उसको शूट करता था, बंदूक से मारता था। आप सोचिए, आप छिपकर जंगल में जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और हेलीकॉप्टर, अब पूरी दुनिया देखेगी आपका हेलीकॉप्टर जाएगा ऊपर, तो फॉरेस्ट वाले देख रहे होंगे, आजू बाजू के गांव वाले देख रहे होंगे कि आप हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे हैं और बंदूक की आवाज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप सोचिए कि ऐसी चीज़ खुलेआम, इसके कनेक्शंस कितने होंगे। फिर बाद में पार्लियामेंट तक ये मामला पहुंचा और फिर इस व्यक्ति पर केस, मुकदमा, ये सारी चीज़ें हुई। तो जेन्युइनली अगर हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं, राइट, तो पॉलिसीज़ या फिर नीतियों से कंजर्वेशन, सिर्फ नीतियों से अकेले कंजर्वेशन नहीं होगा, अकेले गवर्नमेंट बॉडीज़ से कंजर्वेशन नहीं होगा। कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो एक वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी को तैयार करना पड़ेगा, राइट। बिगेस्ट कंजर्वेशन चैंपियन अगर कोई है तो दैट इज़ इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी। जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो अगर आपके पार्टनर बन गए तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि कोई वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज़ के साथ कुछ गलत कर सके। पोचर भी नहीं जा पाएंगे। रेड पांडा, इट्स सो क्यूट इज़ इट। अब देखिए यहाँ पर तो ये रेड पांडा जो हैं ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, और एक सक्सेसफुल इसका एक एग्जांपल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो बाय द वे एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इट इज़ फाउंड ओनली इन ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये चीज़ आप देखिएगा। और आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है, ये रेड पांडा जो है वो हमारे देश के कितने राज्यों में आपको देखने को मिलते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स डू वी फाइंड दिस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ रेड पांडा? तो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के लोगों को, राइट, जो कम्युनिटी का कमिटमेंट है, इसकी वजह से ये रेड पांडा जो है उसको बचा पाए। सेम थिंग गोज़ विथ टाइगर्स एज वेल। केरला में जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ के लोगों ने मिलकर, कम्युनिटी जो है उसने मिलकर प्लानिंग की, मैनेजमेंट किया, तो इसकी वजह से ये चीज़ हो पाई। और वहाँ पर तो जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, लोकल साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट, फोटोग्राफर्स, लोकल ट्राइबल कम्युनिटी, इन्होंने मिलकर एक टीम बनाई और टाइगर को कंजर्व किया। तो दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ आई बिलीव द ओनली वे। उसके बाद सरकार और ये सारी चीज़ें, मीन सरकार इज़ ऑल्सो स्टेक होल्डर, लेकिन यहाँ पर 5 जो आपको नाम दिए गए हैं, ये 5 नाम प्लस यू कैन ऐड गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की बॉडीज़, तब जाकर ये कंजर्वेशन जो है वो प्रॉपर हो पाएगा। दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक है द हिंदू का ये आर्टिकल है फ्लड्स के बारे में। अगर हम बात करें तो अब वहाँ के लोग जो है, बेंगलुरु में रहने वाले लोग अपने घरों को साफ़ कर रहे हैं। रास्तों पर ऐसी मिट्टी आ चुकी है और हर जगह पर फाइन डस्ट है, जिससे लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। बहुत सारी जगहों पर ऐसा चॉकिंग जैसा फील जो है, चॉक जैसा फील हो रहा है। तो अब क्या करना है? अब बेंगलुरु को या फिर हमारे जितने भी बड़े सिटी हैं, तो इनको डीकंजेस्ट करना है, ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, राइट। जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाना है, ड्रेन्स को डीसिल्ट करना है, जो हमारी गटरें हैं उनको और ज़्यादा बड़ा बनाना है, और डीकॉन्क्रीटाइज पेमेंट्स, ये सीमेंट के बना लेते हैं, इसकी वजह से पानी जो है वो अंदर नहीं उतर पाता है ज़मीन में। एंड जो हमारे वाटरवेज हैं, तो उनको गार्बेज से जो क्लॉग किया जाता है, तो इसको अनक्लॉग करना है। तो ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो, ये सारे के सारे स्टेप्स हमें उठाने हैं। अब घूम फिर पर बात कहाँ पर पहुँच गई पता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो फाइनल जो है वो ऐसा कि ज़्यादा बारिश हुई, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये फ्लड क्यों आया, अर्बन फ्लड? तो फिर इवेंचुअली बातचीत आ गई करप्शन पर। करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो खुलेआम पर हर कोई इसका विरोध करता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है बहुत सारे लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, राइट। सिस्टम कुछ ऐसी है कि अगर आपको अपना समय बचाना है, आपको अपना जो काम चल रहा है उसका फाइनल रिजल्ट चाहिए, आपको उसके कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है एक व्यक्ति के पास। आई एम नॉट प्रमोटिंग करप्शन हियर, ऑफ कोर्स यू नो, राइट। आप मुझे जानते हैं लंबे समय से, तो आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन करना चाहिए, लेकिन
सिस्टम कुछ ऐसी बनाई है कि अगर आप जो जो राइट वे है वहाँ पर जाएंगे तो वक्त लगेगा, समय लगेगा, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अटक जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है ये सिस्टम। अब आर्टिकल्स में आता है कि सिस्टम चेंज करनी है, मीन्स मैं आप यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो सिस्टम में रहने वाले लोग हैं उनको तो ये पता ही है कि सिस्टम की वजह से ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं है और आज ये लेक्चर देखेंगे और कहेंगे कि ओह ऐसा है, सिस्टम चेंज करनी है, ठीक है चलो ये लेक्चर देखा था क्यूरियसली एजुकेशन में, आज से हम सिस्टम चेंज करेंगे, अब एक नया बदलाव आएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं। उनको भी पता है कि सिस्टम चेंज करनी है, बट इतना फाइन तरीके से, मीन्स इतना रिफाइंड तरीके से, इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन हम करेंगे। बट लेट मी टेल यू, कई बार क्या होता है कि कानून जो है, लॉ जो है, उसको इतना टफ बनाया जाता है कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो हैं, जो कभी भी छोटी से छोटी भी लॉ जो है वो नहीं तोड़ता है, ऐसा व्यक्ति भी जी नहीं पाएगा, इतने टफ लॉज बनाए जाएंगे। और जब ऐसा होगा, आप 99 लॉज में ओके हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती और आपको परेशान किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा, देख यहाँ पर रहना है तो हम जैसे रह रहे हैं ऐसा रहे, वरना फिर ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा टफ लॉज जो बनाए जाते हैं तो फ़ायदा किसका होता है? जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं वो फिर आपके लिए एक बीच का रास्ता निकाल देते हैं। तो यहाँ से भी करप्शन, कई बार ऐसा होता है, लॉज जो बनाए जाते हैं वो बहुत ही लूज़ होते हैं, इतने लूज़ होते हैं कि जो इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति है वो अपना डिस्क्रिशन, यानी कि वो कहेगा कि नहीं इसका ऐसा होगा, क्योंकि लॉ क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो फिर वो जो कहेगा कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, उसका ही आपको मानना पड़ेगा। और करप्शन का भी ऐसा है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर करप्शन की एक्ट लगती है, लेकिन प्राइवेट करप्शन जो है ये क्रिमिनलाइज नहीं है। अब क्या होगा कि लेट्स से कोई बिल्डर हैं, राइट, तो बिल्डर का एजेंट और ये सारे लोग जो हैं वो जो करप्शन करेंगे तो वो खुलेआम करेंगे, लोगों को पता, करप्शन इन द सेंस कि वो पैसे खिलाएंगे ये वो, और सारी परमिशंस ये सारी चीज़ें ले लेंगे, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें जो चल रही है तो उनके ऊपर केस नहीं होगा कि भाई आपने करप्शन किया है। अगर पब्लिक सर्वेंट पकड़ा गया तो उसके ऊपर केस होगा, प्राइवेट प्लेयर कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। और हैंडलिंग फ़ीस ली जाती है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है? क्या ये करप्शन हमेशा चलता ही रहेगा? ऐसा नहीं है, बदलाव जो है हर जगह पर आया है और आएगा। इसको वक्त लग सकता है, शायद आज 50 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, राइट, यू नेवर नो। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, अगर वो जनरेशन जो है वो ज़्यादा एथिकल होगी, हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगी, ज़्यादा एडवांस होगी, तो वो ये सारी चीज़ें बंद भी करवा देंगे। तो ऐसा होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट, आज चेंज होने लगी हैं और अच्छी चीज़ें जो हैं वो आने लगी हैं। कुछ बुरी चीज़ें भी आई है लेकिन अच्छी चीज़ें भी आई है। वो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा नज़रिया कैसा है। ओके, तो एक ये है कि इसकी स्ट्रेटजी ये है ब्रीफली, रेगुलर असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, कि अगर करप्शन ड्राइव चल रही है, एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है, एंटी करप्शन ड्राइव, करप्शन को हटाने के लिए जो ड्राइव चल रही है, तो उसका रेगुलर असेसमेंट और इवेल्यूएशन किया जाए। नंबर 2, विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन। आज हमारे देश में क्या होता है कि कोई अगर करप्शन कर रहा है और कोई आवाज़ उठाएगा तो दूसरे दिन उसको फिनिश भी किया जाएगा। ये भी चीज़ हम देखते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे विसल ब्लोवर जो हैं उन पर इनकी हत्या हो गई, उन पर हमले हुए हैं, राइट। तो जब तक पूरी सिस्टम, पुलिस का डर नहीं रहेगा अगर हथियारों को, या फिर कोर्ट का डर नहीं रहेगा, तो तब तक ये विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। नंबर 3 इज़ प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर। ये एक सटल तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेफिनेटली, दुनिया के अलग अलग देशों में ये तीनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं इसने रिजल्ट क्रिएट किया है, तो हमारे देश में भी ये रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में और सोचें। आई एम श्योर आपके अभी आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि सर इसके बारे में और बातें करें, हमें और डीप में एक एक पॉइंट को ले जाऊँ। इट्स वेरी ईजी, हो सकता है, और कई बार बात भी की है हमने पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे एक साथ सारी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, इट्स लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इतने पॉइंट्स आपको मैंने दे दिए, अब आप आराम से बैठकर इसके बारे में सोचिए, पेन पेपर लीजिए और इस पर पॉइंट्स लिखिए, राइट, कि सिस्टम, अगर सिस्टम क्रिएट करेंगे, लेट्स से पॉइंट नंबर 1 जो है उस पर अगर आप डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम इवेल्यूएशन करते रहेंगे, तो उसके लिए कैसे लोगों को इवेल्यूएशन के लिए, फिर वो इवेल्यूएटर ही करप्ट रहा तो कैसे हम करेंगे, हाउ वी विल डू इट, वो किन को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे,
ये सारी चीज़ें सोचिए, एज एन आप सोचिए कि आप ही एक आईएएस ऑफिसर और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोचिए इसके बारे में। अभी क्या करना नहीं है ना आपको, आपको तो सोचना है। लेकिन यहाँ पर सही सोच रहे गलत सोच रहे, दैट्स नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज़ कि आप सोचने लगे, राइट? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आप करने लगे, बस यही आपको सीखना है। आंसर्स, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी अगर ये चीज़ आपके पास आ गई तो। ये आपके लिए एक प्रश्न है, आराम से इसको देख लीजिए। इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, एंड आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज पूजा थी घर पे, तो इसकी वजह से आज सुबह जो है वो ये वीडियो मैंने अर्ली मॉर्निंग जैसे 7 साढ़े 7 के आसपास आ जाता है तो वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पूजा। लेकिन कल से बैक टू नॉर्मल, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।